नमस्कार और जय हिंद। साहित्य में राजपराग सूर्य का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसे विषय के साथ हमने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम बात करेंगे कि ईरान के साथ किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं और किस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स के अंदर सिनेरियोज बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ये एक डायरेक्शन दिखाता है कि किस प्रकार से व्हेन पावर शिफ्ट तो उसमें लोग किस प्रकार से खुद को सामने लाने के लिए एक दूसरे पर अटैक करते हैं, वार वाली चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल अभी मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपको बताता हूँ जो कि अभी हो रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस के द्वारा कंबाइंड रूप से अटैक किया जा रहा है और जो प्रॉपर स्टेट ऑफ हरमुज़ है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा। सर्टेन कंट्रीज़ को वेवियर के तौर पे छोड़ा जा रहा है कि आप इनसे पर्टिकुलर चीज़ें हो ले पाए, मतलब तेल और बाकी चीज़ों की सप्लाई कर पाए। तो ये हो क्या रहा है, मैं उस पर आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से ले चलूँगा, एक सिलसिलेवार तरीके से कोशिश करूँगा कि सारे जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर कवर किया जाए और ऐसी सिनेरियो बनती क्यों है, ऑल ऑफ सडन इस प्रकार की सिनेरियो बना कैसे और इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इकोनॉमिकली किस तरह से इम्पैक्ट होगा, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताया जाए। तो एक चीज़ समझिए, जो ईरान है ना, ईरान के बारे में थोड़ी बहुत आपसे बता दूँ। वहाँ पे एक थियोक्रेट सोसाइटी है, थियोक्रेट गवर्नमेंट है। थियोक्रेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, चाइना के यहाँ इस नॉर्थ कोरिया के यहाँ डिक्टेटरशिप है। तो थियोक्रेट सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन होगा, पर्टिकुलर एक पर्सन, ही हैज़ द पावर that he can control at every aspect of the country. For example, he control defense, he control economics, he control finance, he control military, everything which comes into his country controlled by one person, that is known as theocrat society. थियोक्रेट सोसाइटी मतलब थियोक्रेट कंट्री। ईरान एक थियोक्रेट कंट्री है, उसके सुप्रीम लीडर के तौर पर कौन थे? अयतुल्ला खमैनी। ठीक है, अयतुल्ला खमैनी को भी एलिमिनेट कर दिया गया, इस पर हम अभी आते हैं। तो ईरान का ना 1979 के बाद से जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से एक सुप्रीम लीडर आता है जो शाह को रिमूव करके, जो शाह था इसके पहले वहाँ पे कह सकते हैं राजशाही वाली चीज़ें चल रही थी, उसको हटाकर यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाते हैं। सरिया ऑल जो इस्लामिक रूल्स है उसको फॉलो कराते हैं। और ईरान के अंदर 1979 और 80s के बाद से लगभग इस प्रकार से चीज़ें हो रही थी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि प्रॉपर इस तरह से फोर्सेस को बनाना जो कि सरिया के लॉज को फॉलो कराएं पब्लिक प्लेसेस पर, ये एश्योर करे कि वुमेन्स मस्ट वेयर हिजाब एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ इस्लामिक लॉज दे मस्ट बी फॉलोड। तो उसके लिए पुलिस बनाना, अपने आप को आइसोलेट करना, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ, मतलब यूएस के साथ, अदर अलाइज के साथ उस तरह से रिलेशन ना रखना। अब बात ये आती है कि ऑल ऑफ सडन ही ईरान क्यों इतना ज़्यादा हाइप में आ जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, ईरान के पास ना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्लांट है। मतलब नेचुरल गैस पाया गया है कि ईरान ईरान के पास सबसे ज़्यादा है। अब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, सो ही इज़ अ पीडोफाइल ऑल्सो, ही केम इनटू दिस एप्स्टीन फाइल। तो ये बताने का मेरा ये नहीं है कि मैं डिफेमली वे में कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ सीरियस कंसर्न। He is doing all these things, attacking to the Venezuela, capturing the maximum drug dealer, El Mencho, doing something into Iran, doing something into Lebanon, because to hide the impact of he has done in the Epstein file, Epstein Island with the Jeffrey Epstein. This is a serious concern because when you talk about someone, the he is on the top of the world. He is a president of the superpower, one of the superpower of the world, यूएस, एंड उसका प्रेसिडेंट अगर इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त पाया जाता है तो ही मस्ट ट्राई टू हाइड दोज थिंग्स थ्रू डूइंग सम एक्ट। ओके, अब आते हैं ट्रम्प का। कहा जा रहा है कि ऑयल के साथ ऑब्सेशन, ऑयल के साथ ऑब्सेशन डेफिनेटली है। सुपर पावर्स हमेशा एनर्जी को कंट्रोल करना चाहती हैं, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहती हैं, जो भी सुपर पावर्स है, सेम लाइक अमेरिका डज। ट्रम्प ने जहाँ जैसे पाकिस्तान में भी उसने डील किया कि भाई हमें तेल वाली ही बात होगी, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज हमें शेयर करोगे, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो हमें दोगे। सेम तरह की चीज़ें उसको चाहिए थी ईरान से, और उसे चाहिए कि भाई ईरान जो है एक सो कॉल्ड, नॉट सो कॉल्ड बट सूडो एक बन के रह जाए, कॉलोनी कह सकते हैं अमेरिका का। जैसे गल्फ़ की बहुत सारी कंट्रीज़ बन के रह चुकी हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बाकी सारी, नॉट ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं एक तरह से गल्फ़ के अंदर किसकी एक प्रॉक्सी बन के रह चुके हैं, यूएस की। और ये लाजमी है क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा ऑयल उनसे एक्सपोर्ट करता है, यूएस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उनके यहाँ, वो भी बहुत सारा ऑयल बेचते हैं किसको, यूएस को। तो ये एक जो तेल वाला खेल था, इसके कारण तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ ईरान के ऊपर अटैक करने का। ईरान जो स्पेशली है ना, ईरान आज के समय में बहुत ज़्यादा ही एक कह सकते हैं बारूद के गोले पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि समझिए उसके जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खमीनी, उसको मार दिया गया है, मतलब असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद जस्ट एक और अपॉइंटमेंट किया गया उन्हीं के सन, उसको भी मार दिया गया। उस अटैक के अंदर उसकी पूरी फैमिली से लेकर बहुत सारे लोगों का जान जा चुकी है। अब ईरान के केस को और समझने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ इराक और अफगानिस्तान में। देखिए, ईरान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हल्का सा, और इधर हमारा इराक है, ईरान का, ठीक है।
इराक में आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन रूल करता था, और सद्दाम हुसैन को बढ़ाने में किसका हाथ था? एवरीबॉडी नोज़ कि यूएस ने उसको एज़ अ शिया लीडर के तौर पे बढ़ा रहा था। सेम टाइम पे जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुए, तो इस पार्ट में यानी कि ईरान की तरफ अयतुल्ला खमीनी का राइज़ होना और उस साइड सद्दाम हुसैन का राइज़ होना, दोनों शिया लीडर्स थे। अब इसमें पेच यह आ रहा था कि सद्दाम हुसैन वांट्स कि इस रीजन के अंदर एक ही बड़ा लीडर होगा, वो जो कि सद्दाम हुसैन खुद को बनाना चाहता था। और यूएस ने उससे जो जो काम कराए थे, केमिकल वेपन्स का यूज़ करना आसपास के रीजन्स में जिस पे अटैक कराया था यूएस के द्वारा, अब यूएस को इस बात की भी डर आ गई थी कि कहीं ना कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊँ, ये बहुत सारी चीज़ें लीक ना कर दे। इसीलिए इराक के अंदर यूएस जाता है और आपको भी पता है रिजीम चेंज कराने की कोशिश पूरी होती है, अटैक करता है इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिया जाता है एंड ऑल। सेम चीज़ यूएस क्या करता है, किधर जाता है? अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ तालिबान का रूल था। लगभग 2001 और 2 में जाता है यूएस, और 20 सालों तक दैट इज़ लगभग 6 बिलियन, लेट मी कंफर्म विद द डाटा, मैं आपको बता दूँ 6 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट के अंदर खर्च कर चुका है यूएस। 6 ट्रिलियन, मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और 6 ट्रिलियन मतलब हमारी इकोनॉमी से भी दो गुना ज़्यादा इतना खर्च कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप सोचिए, देख मतलब डोनाल्ड ट्रंप नॉट नॉट बट यूएस खर्च कर चुकी है 20 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर अपने सारे इक्विपमेंट्स, बंदूक, हाई फाइल एयरक्राफ्ट एंड सब चीज़ वहाँ डिप्लॉय करता है टू कंट्रोल द अफगानिस्तान एंड तालिबान। और अल्टीमेटली बाइडन की सरकार ने वहाँ से बैक ऑफ कर ली थी। अब देखिए, अब हम आते हैं ईरान के ऊपर। अब जो वॉर चल रहा है ना, ये वॉर कह सकते हैं 12 दिन से 13 दिन से ज़्यादा हो चुका है। इसके अंदर आपको एक चीज़ और मिलेगा। अब इन दो घटनाओं के बाद से यूएस के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, यूएस की ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, दे न्यू कि हम ग्राउंड पे नहीं लड़ सकते। एंड नो डाउट कि यूएस के पास दुनिया की टॉप से टॉप टेक्नोलॉजी है इनटू द डिफेंस। उनके पास टॉप से टॉप स्टील्थ फाइटर्स हैं, टॉप से टॉप डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया के सामने ही नहीं आ पाई हैं। तो उसकी वजह से यूएस जो है वो चीज़ों को, यूएस की जो ब्यूरोक्रेसी है और कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस है, वो नहीं चाहती कि वो इराक के अंदर, ईरान के अंदर जाएँ फिजिकली वॉर के लिए, ठीक है। इसीलिए दे आर प्लेइंग थ्रू द कभी बॉम्ब कर दिया किसी इलाके में, कभी बॉम्ब कर दिया किसी इलाके में। इसके कंसिक्वेंसेस में अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान जो है ना वो गल्फ़ की कंट्रीज़ के, मतलब ईरान के पास तो नॉट, क्योंकि उसके पास बहुत हाई रेंज मिसाइल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएस के पास 9,600 किलोमीटर के मतलब बॉम्बर्स हैं, B2 बॉम्बर्स की तो रेंज ही बहुत इतनी है। समझ सकते हैं लगभग 2 महीने 3 महीने लगातार वो फ्लाई कर सकता है विदाउट एनी फ्यूल भरे हुए। तो आप सोच सकते हैं कि यूएस के पास तो बहुत सारे हाई रेंज मिसाइल्स है, लेकिन ईरान के पास हाई रेंज मिसाइल्स नहीं है। तो दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, वो कतर में अटैक कर रहा है, उसके जो नेबरिंग कंट्री है, वो यूएई में अटैक कर रहा है, सऊदी में अटैक कर रहा है, वो मतलब आसपास के जो रीजन्स में यूएस के जो अलाइज हैं उन पर अटैक कर रहा है। और ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जितने भी अलाइज हैं, ये प्रोमिनेंट ऑयल सप्लायर्स हैं टू द वर्ल्ड, प्रोमिनेंट ऑयल सप्लायर्स टू द वर्ल्ड। अब इस पेज के अंदर आप समझिए कि ये जो प्रोमिनेंट ऑयल सप्लायर्स टू द वर्ल्ड है ना, अब इनके ऊपर जैसे ही अटैक होना स्टार्ट हुआ, ऑयल्स के दाम स्पाइक, ऑयल्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, 119 रुपये, $119 पर बैरल हो चुका है ऑयल का दाम, जो कि 56, 58, फिर 70, 75 इस तरह से रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। रसिया के वार के समय भी इतना नहीं बढ़ा हुआ था, ऑल टाइम हाई पे चला, $120 पर बैरल हो चुका है। और यहाँ तक तो ठीक था। ईरान ने